हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई मिलेगा वेडनेसडे को, तो आज आपको ये वीडियो मिलने वाली है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो समझेंगे कि अनरिलेटेड पर्सन को अगर आप सप्लाई कोई करते हो तो किस वैल्यू पर आपका जीएसटी लगेगा, क्या वैल्यू जीएसटी में मानी जाएगी। अगर प्राइस ही सोल कंसीडरेशन हो, मतलब आपको कुछ और ना मिल रहा हो, केवल मनी मिल रहा हो, तो उस केस में वैल्यू क्या रहेगी सप्लाई की। सेकंड केस पढ़ेंगे कि इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स क्या क्या होंगे टैक्सेबल सप्लाई में, मतलब क्या जीएसटी अमाउंट को इंक्लूड करके टैक्स लगाना होगा, क्या किसी और तरह का टैक्स लाइक एक्साइज वगैरह को टैक्स लगा के इंक्लूड करके वैल्यू में तब जीएसटी लगाना होगा। ये सारे इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन समझेंगे। एंड इसके साथ ही हम समझेंगे कि डिस्काउंट को इंक्लूड करना है या नहीं इंक्लूड करना। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो फाइनल का कोर्स है। आपको आईपीसीसी के बेसिस पे केवल ये 3 ही टॉपिक करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि अगर आपकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अगर आप दे रहे हो और रेसिपिएंट एंड सप्लायर रिलेटेड नहीं है, दो कंडीशन याद रखना। पहली चीज, रेसिपिएंट एंड सप्लायर रिलेटेड नहीं है, मतलब जो सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है प्लस जो रिसीवर है या फिर परचेजर है, वो आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं है। रिलेटेड की डेफिनेशन हमने पहले ही बता दी थी। एंड सेकंड कंडीशन, प्राइस ही सोल कंसीडरेशन हो, मतलब बार्टर नहीं होना चाहिए या एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। इनके अलावा अगर कुछ भी नहीं है, केवल प्राइस सोल कंसीडरेशन है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब अगर आप आईफोन किसी अनरिलेटेड कस्टमर को अगर 10 रुपए का भी सेल करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। वैल्यू आपकी वही मानी जाएगी जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिस वैल्यू पर। अगर कंडीशन याद रखना, क्या, रेसिपिएंट एंड सप्लायर रिलेटेड नहीं होने चाहिए एंड प्राइस सोल कंसीडरेशन होना चाहिए। इसके बाद सेकंड सबसेक्शन सेक्शन 15 में ये सारी चीजें बात हो रही है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की। तो सेकंड सबसेक्शन है जो 15 सेक्शन का, वो बात करता है कि सप्लाई क्या क्या इंक्लूड करेगी। करते हैं टैक्सेस अदर देन जीएसटी, इसमें वैल्यू में आपको इंक्लूड करना होगा। एग्जांपल लेते हैं, टोबैको आपने सुना होगा, तंबाकू वगैरह। इस पर क्या है, अभी सेंट्रल एक्साइज भी लग रहा है, एक्साइज भी लगता है और जीएसटी भी लगता है। तो मान लीजिए 10,000 रुपए की वैल्यू की टोबैको थी, उस पर एक्साइज लग गया मान लीजिए 30%। तो 30% से कितना हुआ, 3,000 रुपए। 10,000 रुपए की वैल्यू चल रही थी जिस पर 30% एक्साइज लगेगा, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 13,000। तो जो एक्साइज है उसे इंक्लूड करके जो वैल्यू बन रही है, इस पर जीएसटी लगेगा। जिस भी रेट पर जीएसटी लगना होगा वो इस बेसिस पर लगेगा। टोटल वैल्यू कोई भी टैक्स इंक्लूड करके रखेंगे। कौन से टैक्स इंक्लूड नहीं करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस या फिर आईजीएसटी, मतलब जीएसटी से रिलेटेड जो टैक्सेस हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई भी टैक्स होगा वो भी वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पेमेंट बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लायर के बिहाफ पे पेमेंट किसने कर दी, रेसिपिएंट ने। एग्जांपल लेते हैं, आपने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया किसी बिल्डर को, मान लीजिए डीएलएफ को दे दिया। आपकी कंपनी का नाम है ए लिमिटेड, आपने डीएलएफ को दिया, 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि पूरी बिल्डिंग बना के ये देगा, आप एडवांस दे देगा, ये 50 करोड़ में आपकी बिल्डिंग बना के दे देगा। अब डीएलएफ ने क्या कहा कि ना भाई, एक सीमेंट कंपनी है अंबुजा सीमेंट, उससे आप डायरेक्टली पेमेंट कर दो। अंबुजा ने इनवॉइस रेज किया डीएलएफ के नाम पे, सीमेंट पहुंचा दिया कंस्ट्रक्शन साइट पर, और पेमेंट किसने कर दी, ए लिमिटेड ने। अब जब इनवॉइस रेज किया डीएलएफ ने, तो ये अंबुजा सीमेंट वाला जो इनवॉइस था उसको कंसीडर नहीं किया, उसके अलावा पेमेंट ली ए लिमिटेड से। तो जो अंबुजा सीमेंट की पेमेंट कर दी ए लिमिटेड ने, वो किसके ब्याह पर करी थी, डीएलएफ के ब्याह पर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो ए लिमिटेड डीएलएफ को जानती थी, अंबुजा को तो जानती नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था वो डीएलएफ से हुआ था। तो अगर सप्लायर के ब्याह पर रिसीवर कोई भी पेमेंट करेगा और इनवॉइस में इंक्लूड होके नहीं आएगा ये अलग से बिल, तो रिसीवर की ये वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगा। मतलब अंबुजा को जो पेमेंट की थी वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में ऐड हो जाएगी और उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। तो अगर सप्लायर के ब्याह पर पेमेंट कर भी रहा है कोई रिसीवर, तो वो भी वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। थर्ड केस की बात करते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब तक डिलीवरी नहीं हुई गुड्स माना जाता है सप्लायर का। तो जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंस होंगे, अगर वो सेपरेटली चार्ज कर रहे हो आप रेसिपिएंट से,
तो वो भी वैल्यू का पार्ट हो जाएगा। या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई भी आप सेपरेटली चार्ज कर रहे हो रेसिपिएंट से, तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा वैल्यू में। एग्जांपल लेते हैं इसका भी। मान लीजिए आपने कोई गुड्स ट्रांसफर किए रेसिपिएंट को सेल किया था, तो गुड्स के रास्ते में जो आपका फ्रेट चार्जेज हैं वो आपने रिकवर किए किससे? रेसिपिएंट से। तो जो फ्रेट चार्जेज आपने रिकवर किए रेसिपिएंट से, वो भी आपकी वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, मतलब उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। तो जीएसटी फ्रेट पे भी देना पड़ जाएगा। या फिर रास्ते में पैकिंग करी या पैकिंग करके आप भेज रहे हैं, पैकिंग चार्जेस ले रहे हैं रेसिपिएंट से, तो वो भी वैल्यू का पार्ट हो जाएगा, उस पर भी जीएसटी लगेगा। फोर्थ पार्ट, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन। ये टाइम ऑफ सप्लाई में भी मैंने बताया था कि अगर सप्लायर को कोई भी पेमेंट रिसीव होती है लेट, तो सप्लायर हो सकता है चार्ज कर रहा हो इंटरेस्ट, कि मुझे पेमेंट लेट की, इसके लिए इंटरेस्ट हो या लेट फीस हो, किसी भी नाम से वो मांगे। तो मेन मोटिव क्या होता है कि रेसिपिएंट डिले न करे पेमेंट की। लेकिन बाई चांस अगर पेमेंट डिले कर देते हैं तो कुछ सप्लायर इंटरेस्ट लेट फीस चार्ज करते हैं। तो इनका टाइम ऑफ सप्लाई जो मैंने बताया था वो तो तब था जब रिसीव हो जाती है पेमेंट। तो रिसीव हो रही है तो इस पे जीएसटी लगना चाहिए कि नहीं? इस पर भी जीएसटी लगेगा, इसे भी वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। जिस वैल्यू के बेसिस पर, जिस कंसीडरेशन पर, जिस सप्लाई के अगेंस्ट में ये पैसा आ रहा है इंटरेस्ट या लेट फीस, उसी में ये वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। ये माना जाएगा इंटरेस्ट और लेट फीस भी वैल्यू का पार्ट थी। एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपए रिसीव होने थे आपके पेमेंट के, जो डिले कर दिए, इसके बेसिस पे 200 रुपए का इंटरेस्ट आया, तो वैल्यू मान ली जाएगी 10,200 रुपए, इस पर जीएसटी लगेगा। फिफ्थ पॉइंट बहुत सिंपल है, सब्सिडीज लिंक टू प्राइस ऑफ सप्लाई एक्सेप्ट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। एग्जांपल लेते हैं, एक कोई बुक सेलर है और ये किसी कंपनी से, मान लीजिए क्लासमेट से बुक्स लेता है। तो क्लासमेट एक अच्छा काम भी करती है, आपने देखा होगा उनकी नोटबुक पे कि सीएसआर एक्टिविटी करती है। एग्जांपल ले रहा हूं, मैं नहीं जानता कि ये एक्चुअल में ऐसा करते हैं कि नहीं। तो इसने बुक सेलर से क्या कहा कि यार गरीब बच्चों को आप नोटबुक्स सेल करो और उसमें आप डिस्काउंट दे दो, जितना भी डिस्काउंट दोगे वो मैं रिफंड कर दूंगा। तो मान लीजिए 50 रुपए की नोटबुक ये सेल करता था, तो इसने कहा ठीक है मैं 40 रुपए की नोटबुक सेल करूंगा गरीब बच्चों को, और 10 रुपए मुझे कहां से रिकवर होंगे? क्लासमेट से। तो क्लासमेट क्या दे रहा है? सब्सिडी दे रहा है कि भाई तुम्हारे बेआप पे कि तुम्हें लॉस बियर ना करना पड़े, लेकिन तुम अच्छा काम करो, कम रेट में बच्चों को बेच दो नोटबुक्स वगैरह, जो भी आपका लॉस होगा वो मैं फुलफिल कर दूंगा। तो इस केस में भी क्या माना जाएगा? सेलर का कोई लॉस नहीं हो रहा ना, तो वैल्यू भी 50 रुपए मानी जाएगी, 50 रुपए पे ही जीएसटी लगेगा। तो टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग सब्सिडी होगी। यही अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव होती है तो ये इंक्लूड नहीं होती। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से रिसीव नहीं हो रही, किसी भी और थर्ड पार्टी से हो रही है, तो सब्सिडी वैल्यू में इंक्लूड हो जाएगी और उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो ये थे वैल्यू क्या क्या इंक्लूड करेगी। अब बात करते हैं क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगी। तो अगर डिस्काउंट आपने इनवॉइस में शो कर रखा है तो वो डिस्काउंट शो नहीं होगा, फिर आप नेट पे टैक्स दे सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए एक लैपटॉप सेल किया, लैपटॉप की सेल वैल्यू थी 10,000 रुपए, बहुत सस्ता लैपटॉप आप सेल कर रहे हैं, और इस पे आपने डिस्काउंट भी शो कर दिया। आपने कहा आज तो कुछ सस्ता ही बेचेंगे, 500 रुपए का आपने डिस्काउंट भी शो कर दिया। तो इनवॉइस में आपने 9,500 रुपए दिखा रखे हैं, रिकॉर्ड कर रखा है डिस्काउंट, तो फिर ठीक है 9,500 पर ही जीएसटी लगेगा, 10,000 पर नहीं लगेगा। जो आपको नेट वैल्यू मिली उसी पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आफ्टर सेल भी आप डिस्काउंट देना चाहते हैं, कई बार होता है, आपने देखा होगा टर्नओवर डिस्काउंट सुना होगा आपने। तो टर्नओवर डिस्काउंट में क्या होता है कि सप्लायर कहता है, मान लीजिए 10,000 आइटम्स आप सेल करेंगे तो आपको 5 रुपए पर आइटम डिस्काउंट दे देगा वो। तो ये तो अनसर्टेनिटी है, जब तक 10,000 क्वांटिटी सेल नहीं होगी तब तक तो डिस्काउंट मिलना नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा 10,000 क्वांटिटी तक, तभी सप्लायर डिस्काउंट देगा। तो ठीक है, ये आपके पहले से ही पता था, कॉन्ट्रैक्ट में था, एग्रीमेंट में था कि आप 10,000 क्वांटिटी सेल करेंगे तो आपको 5 रुपए पर पीस पे डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको ये डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। कंडीशंस क्या क्या है कि जब आप 10,000 क्वांटिटी सेल कर लोगे और जो वो डिस्काउंट आएगा, मतलब इनवॉइस वाइज ट्रैक हो सके किस किस इनवॉइस पर डिस्काउंट दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट है इनवॉइस वाइज
ट्रैकिंग हो सके कि किस किस इनवॉइस पर दिया है, क्योंकि जीएसटी में इनवॉइस की डिटेल्स जाती हैं और इनवॉइस में मेंशन करना होता है कि किस किस इनवॉइस पर आपको डिस्काउंट मिला है, किसके बेसिस पर क्रेडिट नोट मिला है। तो सबसे पहली चीज, तो पहली कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट जब सेल के टाइम पर ही पता होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि इनवॉइस वाइज ट्रैकिंग करनी है, तो आप इनवॉइस में मेंशन कर सकें, इनवॉइस रेफर कर सकें कि इस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपको डिस्काउंट मिला है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, आप एक चीज बताइए, एक सप्लायर ने अगर कोई चीज रिसीवर को, मतलब जो शॉपकीपर है उसे सेल करी है, तो इस रिसीवर ने इनपुट लिया होगा, बिल्कुल लिया होगा। इनपुट लिया होगा तो इनपुट पूरी वैल्यू पे लिया होगा, पूरी वैल्यू पे लिया होगा। अब दे दिया सप्लायर ने डिस्काउंट, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट पर उसने जीएसटी क्या करेगा, वो रिवर्स, क्योंकि उतनी वैल्यू कम हो गई ना सेल की, सेल की वैल्यू कम हो गई तो जीएसटी भी कम हो जाएगा, जीएसटी उसका हो गया कम सप्लायर ने। इनपुट रिसीवर कितना ले रखा है, ज्यादा ले रखा है, तो रिसीवर को रिवर्स करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो अगर रिसीवर रिवर्स कर देता है, सेकंड कंडीशन आपकी क्या थी कि इनवॉइस वाइज ट्रैकिंग हो सकती है कि किस इनवॉइस पर आप डिस्काउंट दे रहे हैं। एंड फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगर एग्रीमेंट स्टार्टिंग में ही था सेल के टाइम पे। तो ये तीनों कंडीशन अगर मेंशन हो जाती हैं तो आफ्टर सेल डिस्काउंट भी अलाउड हो जाएगा। तो इसमें यही लिखा है कि आफ्टर सेल डिस्काउंट आपको अलाउड हो जाएगा अगर ये पहले से ही एग्रीमेंट था। और एग्रीमेंट कब था, एट द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई में पहले ही बता चुका हूं कब कब टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। सेकंड चीज, लिंक कर सकें इनवॉइसेस से, किस इनवॉइस के अगेंस्ट में डिस्काउंट दे रहे हैं। एंड थर्ड कंडीशन, आईटीसी रिवर्स कर दे रेसिपिएंट भी प्रोपोर्शनेटली, जितनी वैल्यू का उसे क्रेडिट नोट मिल रहा है। तो ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाएंगी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाएगी, ये डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। अब किस केस में वैल्यू फिर ऐड हो जाएगी, अगर इनवॉइस में शो नहीं कर रखा है, या फिर इनवॉइस में लिंक नहीं हो सकता, या फिर रेसिपिएंट ने मना कर दिया मैं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स नहीं करता, जाओ जो करना है कर लो, या फिर पहले से पता नहीं था कि ये डिस्काउंट मिलेगा, बाद में सप्लायर का मन पसीज गया, दिल पसीज गया, उसने डिस्काउंट दे दिया, मतलब सेल के टाइम पे एग्रीमेंट नहीं था, बाद में उसने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया आपको। तो इन कंडीशंस में वैल्यू में कम नहीं होगा, अदरवाइज डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन तब फॉल करेगी जब 15(1) फेल हो जाएगा। तो सेक्शन 15(1) जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो कब फेल होगा, जब या तो ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, रिलेटेड पर्संस के बीच में, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है जब 15(1) फेल हो जाएगा कि मनी के साथ साथ क्या मिल रहा है, कुछ और कंसीडरेशन। मान लीजिए आईफोन आपने एक्स लेना है तो आपने आईफोन 7 प्लस दिया, प्लस 50,000 रुपए दिए, तो इसमें आप पैसे की जगह साथ में क्या दे रहे हैं, एक कमोडिटी भी दे रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। तो केवल मनी अगर होता तो 15(1) सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता। अगर कंसीडरेशन में प्राइस नहीं है, कुछ और भी चीज लगा रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन फेल हो जाता है। तो उसके बाद फिर कहां जाएंगे हम, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल्स। तो रूल्स में मेंशन कर रखा है कि कैसे आपको फिर वैल्यू निकालनी है अगर प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है, या फिर आप रिलेटेड पार्टी में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो फिर हमें जाना पड़ेगा सीजीएसटी रूल्स में। रूल्स में मेंशन कर रखा है कुछ जगहों पे कि आपको मार्केट वैल्यू ले लेनी चाहिए, कुछ जगहों पर लिखा है कि मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है आप उसी तरह की जो प्राइस मार्केट में चल रही है, जो सेम क्वांटिटी के टाइम पे लें, सेम टाइम पर लें, तो फिर वो अलाउड हो जाएगा। लेकिन रूल्स सी ए फाइनल कोर्स में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। अभी 3 सेक्शंस आपको याद करने थे, वो तीनों मैंने क्लियर करा दिए। सेपरेटली प्रोफेशनल्स के लिए मैं 4th और 5th सब सेक्शन की वीडियो बना दूंगा। 5th सब सेक्शन ये कहता है कि कुछ सप्लाई नोटिफाई कर देंगे जिसकी वैल्यू बताई जाएगी सीजीएसटी रूल्स में कि इन सप्लाईज की वैल्यू कैसे निकालनी है। एग्जांपल बता देता हूं, कार्स या ओल्ड प्रोडक्ट्स अगर हम सेल परचेज करते हैं तो उस केस में क्या बताया गया है कि आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वैल्यू मान लिया जाएगा। एग्जांपल दे देता हूं, मान लीजिए आपका बिजनेस है ओल्ड कार सेल परचेज का, तो आपका बिजनेस क्या है, ओल्ड कार सेल परचेज। आपने मान लीजिए 10,000 रुपए की, 10,000 सस्ते हो गए, 1,00,000 रुपए की कार परचेज की और इनपुट वगैरह कुछ लिया नहीं था, 1,20,000 रुपए की आपने कार सेल कर दी। तो इस केस में वैल्यू 1,20,000 नहीं मानी जाएगी, 20,000 रुपए मानी जाएगी। 20,000 रुपए पे जीएसटी पे कर दीजिए।
अगर यहाँ उल्टा केस हो जाता है 1,20,000 की आपने कार परचेज की थी और 1 लाख की सेल करी, तो आपको हो गया माइनस, लॉस हो गया 20,000 रुपए का, तो ये वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, आपका जीएसटी रिवर्स नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट होता तो जीएसटी लग जाता। तो बस यही थे पांचों सबसेक्शन सेक्शन 15 के। और भी ये टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स क्रेडिट डेबिट नोट। तो ये सब चीज का आप वेट कीजिए, आपको बहुत अच्छी वीडियो यहाँ मिलने वाली हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और जो सीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, प्रोफेशनल्स के लिए अभी ग्रुप नहीं बनाया है, केवल सीए स्टूडेंट्स के लिए वो ग्रुप, तो वो लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये समरी नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। देखने के लिए वीडियो धन्यवाद।